So now I will continue with the examples of t-test as a significance of single proportion of success. A sample of 900 days is taken from a meteorological records of a certain district. 900 दिनों का एक रिकॉर्ड लिया गया किसी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है जी। किस डिपार्टमेंट ने लिया? मेट्रोलॉजिकल जो है, जो क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं ये मौसम विभाग जिसको हम कह सकते हैं। एंड 100 ऑफ देम आर फाउंड टू बी फॉगी। उस 900 में से 100 दिन क्या थे? फॉगी थे। व्हाट आर द प्रोबेबल लिमिट्स टू द परसेंटेज ऑफ फॉगी डेज इन द डिस्ट्रिक्ट? क्या प्रोबेबल लिमिट्स हैं और उसकी परसेंटेज क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या हो? फॉगी डेज की परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है और उसकी एक प्रोबेबल लिमिट हमें निकाल, इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, वो फाइंड आउट करना है हमें। इन्फ्रेंस के लिए नहीं पूछा, इसमें कोई हाइपोथेसिस की बात नहीं की है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द प्रोबेबल लिमिट्स एंड देन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ फॉगी डेज। अब सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ फॉगी डेज हमने लिख लिया, दैट इज 100 by 900, दैट इज 1, दैट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल। अगेन इट इज स्मॉल p। ये किसकी वैल्यू है? ये स्मॉल पी आई है, जिसको हम प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का नाम देंगे, ठीक है जी। So now we know that what is the standard error for the proportion of foggy days? That is standard error of P, estimated standard error of P, that is under root of PQ by N. Why I have taken small p and small q? As we don't have given the capital P and capital, क्योंकि population के बारे में तो हमें पता ही नहीं, उसके लिए तो हमने probable limits find out करनी है, right? So in place of P and Q we will use their estimated value. हम इसको इस तरह से लिख देते हैं P cap and Q cap. So P cap is this and Q cap is small q. So we will find out, ये हमने find out कर लिया. Now the probable limits to the percentage of foggy days. Probable, देखो पहले तो probable limits हैं, हमें 95% नहीं कहा, 99% नहीं कहा। जब इतना वर्ड लिखा हो probable limit, इसका मतलब 100% जो है हमने confidence interval निकालना है। तो probable जो लिमिट्स है हमारे पास वो कितना है? वो हमारे पास उसका फॉर्मूला है स्मॉल p प्लस माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ p। ये तो हो गया प्रोबेबल लिमिट्स का। साथ में परसेंटेज की बात यानी फ्रीक्वेंसी। अब टोटल कितना है आपके पास? परसेंटेज के लिए वैसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देन यू हैव इन द क्वेश्चन आल्सो, नॉट दिस वन, this one, 100 of them are found to be foggy, right? So when it gets multiplied with 100, then we will get this. So when it gets multiplied with 100, so and then when you will solve it, what percentage you will get कि 40 days होने की जो probable limit है उसकी जो percentage है वो 7.9 से 14.26 है। बस that's all. Probable limits निकाल के उसको 100 से multiply कर दिया। Now 20 people were attacked by a disease. एक disease, अब देखो disease आपके सामने pandemic है, it's not a kind of small disease, it's a pandemic. जब global पूरे globe में जो फैल जाता है वो pandemic बन जाता है। So it is only 20 people were attacked by a disease and only 18 survived. उसमें से 18 लोग जो है वो बचे, ठीक है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे number of persons who survived after attack by a disease, right? Will you reject the hypothesis that the survival rate if attacked by this disease is 85% in favor of the hypothesis that it is more at 5% level? देखो इसमें इस जो लास्ट लाइन है ना उसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, उसमें उन्होंने अल्टरनेटिव बता दिया आपको कि हम मान के चलेंगे जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है पॉपुलेशन का वो 85% है बचने का। इतना प्रोपोर्शन ऑफ जो पीपल है, पर्सन है, वो सर्वाइव हो रहा है आफ्टर द अटैक। और यहाँ क्या लिखा? इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इट इज मोर। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हमने क्या लेना है? द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इज ग्रेटर देन 0.85. So first of all, what we have given the total number of persons.
attack, that is equal to 20. How many survive? 18 survive. So proportion of success you will find out. Then we set up the null hypothesis that the proportion of person survived after attack by a disease is 85%. पूरी total population की बात हुई है. तो हमने चेक करना है कि क्या ये hypothesis जो हमने लिया है, जो ये inference हम देख रहे हैं, क्या ये successful है कि नहीं है, क्या ये hold करता है या नहीं. Then you will put the value, then test statistics, you will calculate all the values, you will find out mod of z and the significant value. This is 0.6 and this is 1 point single tail hai 1.645. So calculated value is less than the table value, hence the null hypothesis is accepted. So the proportion of success survived after attack by a disease is 85%. As far as its graph is concerned, this is z is equal to 0. And then you have here the value of z is greater than, this is z alpha. Z alpha, the value is 1.645. So this is a critical region, right? And R value is 0 and R value is 0.6. This is z is equal to 0.6. So critical region se piche reh gaye. It means the null hypothesis is accepted. So this is the region of acceptance. This is 1 minus alpha and this is alpha. This is minus infinity to infinity. ये curve f of z है. तो यहाँ आप लिखेंगे z probability curve for left tail test. ये साथ में मिल जाएगा. ठीक है. So now beta we will continue with the test of significance of difference of proportions. So with the help of this test, we can test whether the difference of proportion of success in two populations is significant or not on the basis of the large samples. Suppose we have two populations, P1 and P2. So we have the two populations, P1 and P2. Right? And this is the sample that we have taken having the size N1 and having the size N2. And this sample, some of the, इसमें से ये मैंने points लिए, these ये जो मैंने sample points हैं, these are satisfying some attribute. The some sample points, sample values are satisfying some attribute. एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी क्वालिटेटिव जो है वो एट्रीब्यूट यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयड कितने हैं, मैंने एक डाटा लिया P1 एंड P2, मैंने सपोज करो दो डिस्ट्रिक्ट उठा लिए, जलंधर पंजाब के, एक जलंधर ले लिया और एक और डिस्ट्रिक्ट ले लिया. ठीक है जी. अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में से मैंने क्या ली, मैंने एट्रीब्यूट क्या सेट किया, एट्रीब्यूट हमने एम्प्लॉयमेंट सेट कर दी, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो हमने एक सैंपल लिया. ठीक है जी, जिसका साइज N1 है, जिसका साइज N2 है. फिर हमने उस सैंपल्स में से देखा कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. तो वो जो X1 जो है दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस. ठीक है. X2 इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस इन द पॉपुलेशन P2. तो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस P1 क्या आएगा, X1 by N1, और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या आएगा, X2 by N2. So this is just an example to understand what is the meaning of test of significance of difference of proportion. तो दो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, चेक क्या करना है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस है क्या वो सेम है कि नहीं है. और you will add there is no significant difference between the sample proportions of success. Right? So alternative that you can decide now the test statistics under H0. You will write again
the test statistic under H naught. So Z is equal to, here what we will write, difference in sample proportion minus expected of difference in sample proportion. सब जगह सैंपल प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि स्टैटिस्टिक का नाम ही क्या है, इसमें स्टैटिस्टिक का नाम है P1 माइनस P2, डिफरेंस इन सैंपल प्रोपोर्शन. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा आपका P1 माइनस P2, राइट, माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ P1 माइनस P2 all divided by standard error of P1 minus P2. अब अगले स्टेप में आई एम राइटिंग हियर, सो Z is equal to P1 minus P2 एक्सपेक्टेड ऑफ P1. अच्छा, अब हम ये जो है ना एक्सपेक्टेड ऑफ P1 minus P2, ये हम यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, जैसे ये स्टैंडर्ड एरर निकाला ना उसी तरह से. दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ P1 minus expected of P2. So this is equal to capital P1 minus P2. This is equal to 0 under null hypothesis. तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 0. और स्टैंडर्ड एरर का देखो ये सारा फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है. So you will write here P1 by Q1 N1 plus P2 by Q2 N2. This follows N01. Where Q is the complement, Q1 is the complement, Q2 is the complement of P1 and P2. So decision will remain same. One more thing you will add here before writing, when you will write the formula P1 minus P2, standard error of P1 minus P2, you will add here where P1 is the sample proportion of success in first population, ठीक है, in first population, and P2 is the sample proportion of success in second population. This is in the first population, this is in the second population. Capital P1, this is the proportion of success in proportion of success of first population. Capital P2 is the proportion of success of second population. Now, and P1 is equal to X1 by N1 and P2 is equal to, यहाँ पे आप ये भी इसके बाद ये भी लिखेंगे N1 and N2 are the sizes. जो फॉर्मूले में आया है उसकी एक्सप्लेनेशन इज वेरी मस्ट. N1 and N2 are the sizes of the sample sizes from the first and second population respectively. And P1 is equal to X1 by N1, P2 is equal to X2 by N2, where X1 is the number of persons satisfying the attribute, given attribute. X2 is the number of persons satisfying the given attribute in the population. So इस तरह से explanation देके you will at the end you will write the value of Z. So जहाँ ये लिखना है ये जरूर आना चाहिए. The decision is as it is. If the value of Z is greater than Z alpha, null hypothesis is rejected, otherwise it is accepted. So now sometimes the population proportions are unknown. So we can use the estimated value of P, which is the combined mean of the sample proportion. So P cap is N1 P1 plus N2 P2 divided by N1 plus N2. So you have to remember this formula. So standard error of P1 minus P2 क्या बन जाएगा, इसकी जगह P cap Q cap आ गया, दोनों की जगह ये कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 by N1 plus 1 by N2. So now the confidence interval, 95% confidence interval for the difference in population proportion, that is P1 minus P2. This belongs to P1 minus P2. The difference as it is हम लेते हैं P1 minus P2 belongs to this. ये क्या है, sample proportion. ये क्या है, Z value. I have discussed so many times. This is the standard error. 99% के लिए यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2.58 और 100% के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, right? So let's do one example.
random samples of 400 men, ये हो गया N1, 600 women, ये हो गया N2, were asked random sample. Random sample is that sample in which every unit of the population has an equal chance to be included in it. हर के आने की probability क्या है, same होती है. अब suppose करो class में आप 12 या 15 20 students, so ठीक है जी, and some teachers come and some of the teacher wants to choose any of the 10 students, so randomly वो किसी को भी खड़ा कर देगा जिसमें biasness ना हो. तो random sampling वो होती है without biasness. Right? So, and asked whether they would like to have flyover near their residence. 400 men को और 600 women को पूछा गया कि क्या वो अपने रेजिडेंस के नजदीक एक फ्लाईओवर चाहते हैं. उसमें से 200 ने कहा yes, 200 men ने कहा yes, 325 women ने कहा. So X1 is the number of persons, number of men who accept the proposal. X2 is the number of women who accept the proposal, right? And then the proportion of success will be X1 by N1, X2 by N2. So we can find out P1 and P2 here. So now, question kya hai? Test the hypothesis that the proportions of men and women in favor of the proposal are same against they are not at 5% level. Hypothesis check करो कि जो proposal है men और women का, उसका जो proportion है वो क्या है, same है. मतलब क्या check करना है? P1 is equal to P2 और alternative they are not, वो क्या आएगा, P1 is not equal to P2. अल्फा क्या आएगा, 5%. बस जब ये समझ में आ गया, then you just have to write the formula. देखो H0 is describe कर दिया. There is no difference between the opinion of men and women as far as the proposal of flyover is concerned. P1 not equal to P2. Up now the capital P and capital Q is not given, so you have to calculate it by the combined mean of P1 and P2. So you will calculate it, compare the value. It's a two-tail test. It's quite simple. बार बार देखो वही चीजें repeat हो रही हैं. So here is Z 1.96 and उसी line में आएगा ये, इधर इतनी value positive उतनी negative. So this is minus Z alpha minus 1. हमारी value कितने आ रही है, 1.2. यहाँ पे आ रही है 1.2. तो ये critical region है, ये किस में आ गया, acceptance region में आ गया. So therefore null hypothesis is accepted, and you will write here Z probability curve for two-tail test. Right? So therefore null hypothesis accepted. Hence we conclude that men and women don't differ significantly as regards proposal of flyover is concerned. Right? Now, a cigarette manufacturing firm claims that the brand A type of cigarettes outsells its brand B by 8%. This line is very important because this is different from the previous example. एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ये क्लेम करती है. देखो उसने ये क्लेम किया ना, वो क्लेम को ही हमने टेस्ट करना है. जो उसने क्लेम किया उस क्लेम को हम टेस्ट करते हैं. अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसमें दो तरह के ब्रांड्स बन रहे हैं सिगरेट के, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी. और वो कह रहा है द ब्रांड ए टाइप ऑफ सिगरेट्स, यानी इसका जो भी प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होगा, ब्रांड बी बाय ऑफ सिगरेट्स का प्रोपोर्शन P2 होगा. दे आउटसेल्स इट्स ब्रांड बी बाय 8%. भी वो उससे 8% ज्यादा जो है वो ज्यादा सेल हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे null hypothesis difference is not equal to 0. Here we have given that this is 0.08. मैंने आपको सबसे पहले null hypothesis बताया दोनों के बीच में. ये क्लेम है हमारा, तो जो क्लेम हमें दिया गया है वही हमारा null hypothesis है. That is the 8% difference in the sale of two brands of cigarette is a valid claim. अगर वो उससे 8% ज्यादा
एक सेल ज्यादा हो रही है एक ब्रांड की, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8% है, राइट? सो वी विल सी द remaining statement. It is found that 42 out of a sample of 200 smokers, अब 200 स्मोकर्स का सैंपल लिया, उसमें से 42 ए ब्रांड को प्रेफर करते हैं और 100 स्मोकर्स का लिया और उसमें से 18 जो है वो ब्रांड बी प्रेफर करते हैं. टेस्ट वेदर द 8% डिफरेंट इज अ वैलिड क्लेम और नॉट. सो वी हैव वैलिड क्लेम और नॉट. क्लेम तो हमने सेट कर दिया, तो ऑल्टरनेटिव क्या आएगा, P1 minus P2 is not equal to 0.08. Now here P1 minus P2 is not equal to 0. Here you have to apply P1 minus P2 is equal to 0.08. Then you have to calculate all the P and Q estimated values. You will put the value here. But some of the pages are missing here. The 53, it's a 53 page, and by chance it is a 56 page. So 54 and 55 pages missing. So I am अब यहाँ पे ये आपको बता दिया. So you will put all the values here and you will calculate it. आप Z कैलकुलेट करेंगे, Z अल्फा निकालेंगे, दैट इज 1.96. सो आप कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन यू नो, अगर Z की वैल्यू इस Z अल्फा से ज्यादा आ जाएगी तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है जी, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड. सो यू नो द डिसीजंस. So same here, we have given the data regarding the tea drinkers and we have to calculate P1 similarly. Now, अब देखो यहाँ पे alternative क्या आ रहा है, P1 is greater than P2. तो ये कौन सी line हमें बताएगी? Let's read the statement. Before an increase in excise duty on tea, tea के ऊपर excise duty बढ़ने से पहले 800 persons out of a sample of 1000 persons were found to be tea drinkers. 1000 में से 800 लोग जो थे वो टी पीते थे. किससे पहले, जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी. जब एक्साइज ड्यूटी लगी तो 800 पीपल वर टी ड्रिंकर्स इन अ सैंपल ऑफ 1200. फिर हमने 1200 लोगों का डाटा लिया, उसमें से 800 लोग टी पी रहे थे. Using standard error of proportion, that is standard error of P1 minus P2, state whether there is a different decrease in the consumption of tea after the increase in excise duty. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या कंजम्पशन ऑफ टी कम हुई है, कब, आफ्टर द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी. सो सबसे पहले हम सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ टी ड्रिंकर्स बिफोर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ टी ड्रिंकर्स आफ्टर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी. दो तरह के हमें सैंपल दिए, एक बिफोर और एक आफ्टर. देन नल हाइपोथेसिस आई क्या आएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू. बट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? देखो P1 ग्रेटर देन P2 का क्या मतलब हुआ. P1 ग्रेटर देन P2 का मतलब ये हुआ कि टी ड्रिंकर्स का प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जो है वो ड्यूटी लगने से पहले, इंक्रीज ड्यूटी, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टी ड्रिंकर्स आफ्टर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी. हमें क्या दिया है, हमें क्या पूछा है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ टी. इट मींस छोटा कौन है, छोटा P2 है. डिक्रीज किसमें हो रहा है, P2 में डिक्रीज हो रहा है आफ्टर imposing of the excise duty. So either, देखो एक्चुअली स्टेटमेंट ये दी है P2 is less than P1. ये वो प्रोपोर्शन है जो एक्साइज ड्यूटी के बाद आया है, ये वो प्रोपोर्शन है जो एक्साइज ड्यूटी से पहले है. हमें कहा है कि there is a decrease in the population in the proportion of tea drinkers आफ्टर इम्पोजिंग द एक्साइज ड्यूटी. तो एक्चुअली ये दिया है, फिर उसको हम सीधा करके हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कि P1 पहली पॉपुलेशन है, P2 दूसरी पॉपुलेशन है. तो यहां से ये बन जाएगा वन टेल राइट टेल टेस्ट.
ठीक है जी. So ये right tail test है. So rest you will calculate Z, then the estimated value of P and Q, then Z is quite high, 6.8, and our value is 1.6. So the calculated value is more than the tabulated value. The value of Z is significance, and hence null hypothesis rejected. We conclude that there is a significant decrease in the consumption of tea after increase in the excise duty, right? So the another example that is quite similar here, you have to find the 95% confidence limit. So for the 95% confidence limit, that the formula is P1 minus P2 mod plus minus 1.96 standard error of P1 minus P2, right? So this is all about the difference of population proportion test, Z test as a test of significance of the difference of population proportion.